Hi friends, my name is Samir. I am a chartered accountant. I am going to explain you the concept of amalgamation, absorption and external reconstruction. It will be helpful for the TY student as well as for the CA inter student for the basic knowledge of the amalgamation, absorption and external reconstruction. In this video, I am going to explain what is amalgamation, what is absorption and what is external reconstruction, and side by side I am going to explain the concept that how we are going to calculate the purchase consideration. So let's start with this amalgamation, absorption and external reconstruction. चैप्टर में आता तीनों चीजें, नाम ही चैप्टर का तीनों आएगा, अमालगमेशन, अब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, बट अब इस तीनों का मीनिंग देखते हैं कि क्या होता है. See, when I am saying that amalgamation means what? A limited and B limited. दो कंपनी है, दोनों कंपनी बिजनेस कर रही है, दोनों कंपनी अच्छे से चल रही है, बट अब वो लोग ने सोचा दैट कि जो इंडिविजुअल बिजनेस है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं. इट मींस ये कंपनी भी बंद हो रहा है, ये कंपनी भी बंद हो रहा है और दोनों कंपनी मिलके एक नया कंपनी बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एन अमालगमेशन. तो A limited is going to wind up, B limited is also going to wind up, and they are going to start with the new company that is AB limited. तो दोनों कंपनी बंद हो जाएगा और एक नया कंपनी बनेगा, that is to be called as the amalgamation. Now what is absorption? See, absorption नाम ही itself it's said that absorbed, मतलब मैंने absorb कर लिया. Now what is the absorption? A limited and B limited, दोनों कंपनी चल रहा है यहाँ पर. अब A limited बहुत कैश रिच कंपनी था, बहुत सारा पैसा था, और B limited के बाद पैसा इतना सारा कम नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, A limited ने B limited को अब्सॉर्ब कर लिया. इट मींस सिर्फ B limited बंद हो रहा है, A limited वैसा ही चल रहा है. बंद कौन सा हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ B limited. तो देखो अमालगमेशन में दोनों कंपनी बंद होकर नया कंपनी बन रहा था, यहां पर सिर्फ एक कंपनी बंद हो रहा है, दूसरा कंपनी वैसे का वैसे ही चल रहा है. दैट इज व्हाट, दैट इज अब्सॉर्प्शन. और तीसरा होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. इट मींस A लिमिटेड कंपनी जो था वो चल रहा था, आपने ऑलरेडी सुना हुआ रहेगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. इट मींस लॉस मेकिंग कंपनी है, वो लोग अंदर ही सेटलमेंट करते हैं, दैट इज टू बी कॉल्ड द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. बट सम टाइम दे फील दैट कि यार ये कंपनी का नाम ऑलरेडी अच्छा नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि यही कंपनी को बंद करके वही सब लोग एक नया कंपनी बनाते हैं, एंड दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. अब कैसा हो गया कि यहाँ पर A लिमिटेड क्लोज हो गया, नया कंपनी कौन सा बन गया, B लिमिटेड. अब तीनों का कॉन्सेप्ट में कॉमन चीज क्या है, कोई कंपनी बंद हो रहा है और कोई कंपनी नया बन रहा है. सो दैट इज अमालगमेशन, अब्सॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. वी हैव वेरियस एग्जांपल ऑन द अमालगमेशन, अब्सॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. अगर कोई बोलते हैं कि जैसे कि मारुति सुजुकी, और वो दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया मारुति सुजुकी, सो दे आर सेइंग दैट कि वो मारुति सुजुकी का अमालगमेशन है. वी कैन से हीरो होंडा उनका अमालगमेशन है. इट इज व्हाट, इट इज अमालगमेशन. फिर टाटा वालों ने भी किया था, टाटा एंड AIA, तो उन्होंने स्टार्ट किया टाटा AIG इंश्योरेंस. सो वी हैव लॉट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ अमालगमेशन. फिर अगर मैं बोलता हूं अब्सॉर्प्शन, तो अगर अब्सॉर्प्शन में एग्जांपल मैं आपको दूं, तो जैसे कि हज को टेक ओवर किसने कर लिया, वोडाफोन वालों. तो इट मींस नाउ द कंपनी इज वोडाफोन, हज इज क्लोज्ड. तो वो क्या हो गया, अब्सॉर्प्शन and external reconstruction. So total we have 3 different concepts. But तीनों में अब कॉमन चीज देखो कैसा है कि अगर ये कंपनी बंद हो रहा है और ये कंपनी बन रहा है, तो A लिमिटेड का सब एसेट्स और लायबिलिटी कहां पर जाना चाहिए, AB लिमिटेड में. B लिमिटेड का सब एसेट्स और लायबिलिटी कहां पर जाएगा, AB लिमिटेड. I am saying some, but sometimes it is not necessary that all the assets and liabilities gone. Sometimes कुछ एसेट्स अगर उनको नहीं चाहिए तो वो लोग नहीं टेक ओवर. But for the basic example, I can say all the assets. तो अब A लिमिटेड जो भी है उसका सब एसेट्स गया AB में, B का सब एसेट्स गया AB में. तो यहाँ पर दो अलग अलग एंटिटी बनी, ये दोनों को मैं बोलेगा इट इज सेलिंग कंपनी, और AB लिमिटेड को मैं बोलेगा
purchasing company. Now I am using the word selling and purchasing क्योंकि जनरली वो जल्दी से समझ में आया. Otherwise you can use transferee company and transferor company, but it is not required that. We can use selling and purchasing. तो ये कंपनी कौन सा है? सेलिंग कंपनी है. ये कंपनी कौन सा है? परचेसिंग. इन दिस सिनेरियो आई कैन से बी लिमिटेड इज सेलिंग कंपनी, ए लिमिटेड इज परचेसिंग कंपनी. एंड इन दिस सिनेरियो ए लिमिटेड इज सेलिंग कंपनी and B Limited is purchasing company. So we have to bifurcate. Whenever we read the question, we have to bifurcate which are the selling company and which are the purchasing company. जैसे ही bifurcate कर लिया, now come to the thing that कि अगर ये कंपनी बेच रहा है दूसरी कंपनी को, so free में तो definitely नहीं बेचने वाला. They are going to get certain amount of consideration. फिर वो यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, they have to get certain amount of consideration, और जिसको हम लोग बोलते हैं purchase consideration, जिसको हम लोग बोलते हैं purchase consideration. Now when we are talking about the purchase consideration, वो लोग क्या बोलते हैं कि अगर हम लोग assets सब दे रहे हैं, liability सब दे रहे हैं, so we have to get certain amount of consideration. Consideration में कुछ भी आ सकता है, कैश आ सकता है, शेयर्स आ सकता है, डिबेंचर्स आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. That is to be called as the consideration. But now we have to find out कि consideration कितना था. तो अब जो हम लोग बोलते हैं consideration, I am going to explain two things. Number one, that we can say that is net assets method, and number two, that is net payment method. तो जब हम लोग बोलते हैं कि परचेज कंसिडरेशन है, तो परचेज कंसिडरेशन में सपोज ये सेलिंग कंपनी और ये परचेजिंग कंपनी, ये दोनों के बीच में डील चलता रहेगा, तो सेलिंग कंपनी बोलेगा कि उसको कितना मिलना चाहिए. तो सपोज ए लिमिटेड का ये बैलेंस शीट दे के रखा है. दे हैव इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, सामने लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड कैश इन. तो अब अगर मैं बात करता हूं कि ये कम बैलेंस शीट अगर देखते हैं, और सपोज आई एम द डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड, मुझको अगर कोई पूछता है कि तुम्हारा पूरा एसेट्स में लेके जाने को तैयार है, तो कम से कम में कितना देना पड़ेगा, दैट हाउ मच विल बी द परचेज कंसिडरेशन. और मैं अगर बोलता हूं कि इफ आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी और मैं ये बैलेंस शीट को चेक करेगा, तो आई विल से दैट यू हैव टू पे मिनिमम 15 lakh rupees. And why I am telling the 15 lakh rupees? Because they are going to take over entire my assets and entire my liability. तो अगर मैं मेरा एसेट देखता हूँ, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन बैंक, टोटल एसेट्स कितना लेके गया? 20 lakh. तो एसेट लेके गया, मैं उसको नहीं बोल सकता चलो तुम लोग एसेट लायबिलिटी लेके जा रहे हो तो you have to give me 20 lakh rupees. They will say me, sir, मैं सब assets तो लेके जा रहा हूँ, सब साथ में liability भी लेके जा रहा हूँ, मतलब अब आपके बिहाफ पे मुझको पे करना पड़ेगा. तो मैं आपको 20 लाख नहीं दे सकता, because now I am taking over your liability, that is creditors and bills payable. तो assets में से मैं क्या माइनस करेगा? liability. तो जो लायबिलिटी उन्होंने टेक ओवर किया 3 लाख एंड 2 लाख, टोटल कितना टेक ओवर किया? 5 लाख. सो आई विल आस्क मिनिमम अमाउंट ऑफ 15 लाख रुपीस. कम से कम ये बैलेंस शीट देख के मैं बोल सकता हूं कम से कम कितना देना पड़ेगा? 15 लाख. एंड दैट इज व्हाट? दैट इज माय नेट एसेट्स, दैट इज एसेट्स माइनस लायबिलिटी. बट इसमें अभी ये चीज देखने का है कि whenever you are solving the question on the net assets, first you have to see that कौन सा एसेट टेक ओवर कर रहा है. दूसरा we have to see that कितने पे टेक ओवर कर रहा है. यहाँ पर जो मैंने कंसीडर किया है taken over at all the assets at book value, but my friends it is not necessary that all the assets are taken over at book value, क्योंकि कभी-कभी कोई एसेट्स का रिवाइज्ड वैल्यू भी रहेगा. तो मैं यहाँ पर अगर परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करने के लिए लिखेगा तो एसेट्स व्हिच इज टेकन ओवर एट रिवाइज्ड वैल्यू
इट इज एट रिवाइज्ड वैल्यू। और अगर कोई एसेट्स का रिवाइज्ड वैल्यू नहीं दिया है तो जाएगा बुक वैल्यू। So if the revised value is there, we have to take a revised value. If revised value is not there, we have to take over at book value. Same way, liability. If the revised value is there, we have to take over at revised value. If it is not there, we have to take over at book value. और फिर जो भी amount आएगा, that is what that is to be considered as your purchase consideration. अभी यहाँ पर बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है, बट सपोज उन्होंने एसेट टेक ओवर करने के टाइम पे बोल दिया गुडविल इज टेकन ओवर एट 3 लाख, तो एसेट्स में 3 लाख और ऐड हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज़ रिवाइज्ड वैल्यू, तो हमको लिखना पड़ेगा। लैंड यहाँ पर 5 लाख है, सपोज बुक में क्वेश्चन में दिया है 7 लाख, तो ये रिवाइज्ड हो जाएगा। बट दिस इज द बेसिक, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज व्हाट परचेज कंसीडरेशन बाय नेट एसेट्स मेथड, जहां पर क्लियरली तुमको बोला जाएगा assets which are taken over minus as liability which are taken over. और जो भी take over करोगे revised value, if the revised value is not there, we have to take over at book value. This is the first method, that is to be called the net asset method. But suppose मैं बात करता हूँ कि absorption हुआ है, या मैं बोलता हूँ मेरा कंपनी था, छोटा मोटा कंपनी था, अच्छा खासा चल रहा था और उधर रिलायंस वालों ने परचेज करने का ऑफर दिया मुझको। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मुकेश भाई का नजर मेरी कंपनी में पड़ा है, तो वो लोग ऐसा नहीं बोलेंगे सर आपका एसेट्स कितने का है, आपका लायबिलिटी कितने का है। मुकेश भाई के पास उतना टाइम नहीं है, वो डायरेक्टली मुझे बोलेगा देख 25 लाख रुपया चाहिए तो लेके जा। इट मींस व्हाट? इट इज लम्प सम। उसने बोल दिया भाई इतना पैसा देने को रेडी है, इफ यू आर एग्री इट इज ओके, इफ यू आर नॉट इट इज ओके। तो वो टाइम पे मैं एसेट लायबिलिटी टेक ओवर करने को नहीं बैठेगा। उसने मुझको क्या बोल दिया कि मैं 25 लाख रुपए देने को रेडी, आई विल से ओके आई एम गोइंग टू टेक दैट। दैट इज व्हाट लम्प सम मेथड। उन्होंने बोल दिया 25 लाख, मैंने ले लिया 25 लाख। अब वो 25 लाख हो सकता है इक्विटी शेयर में दे, हो सकता है डिबेंचर्स में दे, हो सकता है कैश में, जो भी रहेगा आई विल से इट इज व्हाट इट इज माय परचेज कंसीडरेशन। फिर मैं काउंट नहीं करेगा मेरा एसेट कितना था, लायबिलिटी कितना था। At the time of purchase consideration, they have given me 25 lakh. I will say it is my PC. अब एक चीज जो स्टूडेंट्स को हमेशा याद रखने का है, that purchase consideration में सिर्फ वही चीज इंक्लूड होता है which is given to equity shareholders and preference shareholders. अगर equity shareholders को मिल रहा है, preference shareholders को मिल रहा है, तो purchase consideration है, otherwise it is not a purchase consideration. कभी-कभी ऐसा होता है डिबेंचर होल्डर्स को हमने दिया 3 लाख रुपए, so if you have given to the debenture holders are the money lenders, वो हमारे शेयर होल्डर्स नहीं है, तो उनको जो पैसा मिल रहा है that is not a purchase consideration at all. So purchase consideration के लिए क्लियर रखो, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिल रहा है, मतलब जो ओनर्स को मिल रहा है, सिर्फ वही परचेज कंसिडरेशन है। बाकी तुम किसी को भी पैसा दो दैट इज नॉट अ परचेज कंसिडरेशन। तो पीसी अगर मैं बोलता हूं 15 लाख, अब ये 15 लाख टोटल परचेज कंसिडरेशन है। सपोज इसमें से बोला रहेगा कि 3 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स देने का, तो आई विल से 3 लाख प्रेफरेंस शेयर, मतलब बाकी का 12 लाख क्या रहेगा, इक्विटी शेयर। तो 3 लाख इज फॉर प्रेफरेंस शेयर्स, 12 लाख इज फॉर इक्विटी शेयर। जैसे ये 15 लाख आएगा हम लोग इसको बांट लेंगे इक्विटी और प्रेफरेंस। One more method is there, that is to be called the intrinsic value method. Intrinsic value method में क्या रहेगा ना, आपको परचेजिंग कंपनी और सेलिंग कंपनी दोनों का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, और जब दोनों का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा तो दोनों का नेट एसेट्स कैलकुलेट करना। And I already told you that assets, when you are net assets, when you are calculating, you always have to consider revised value. If it is not there, book value. फिर divide by, तुमको जैसे ही net assets मिलेगा, divide by number of equity shares, तो तुमको मिल जाएगा what is the intrinsic value per share, और तुम्हारा PC accordingly decide होगा। तो जो ये हम लोगों ने जो वीडियो बनाया, ये वीडियो के अंदर I have explained the amalgamation, in amalgamation, absorption, external reconstruction। उसके बाद हम लोग ने एक्सप्लेन किया purchase consideration by net assets and net payment।
जो amalgamation है सिर्फ एक लास्ट चीज, that is amalgamation के अंदर we have two things, that is amalgamation in the nature of merger and amalgamation nature of purchase. Merger and purchase, these two methods are there in the amalgamation. और जिस लोगों ने पढ़ा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, that is accounting for amalgamation, वो सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट के लिए, तो सिर्फ इतना पार्ट के लिए. बट कैसा है ना, अब्सॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, दोनों में वही चीज है, परचेजिंग सेलिंग, मतलब एक कंपनी बंद हो रहा है, एक कंपनी बन रहा है, एक कंपनी बंद हो रहा है, दूसरा कंपनी बन रहा है. इसके लिए ये तक का भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो भी है, इट इज सेम एज अमालगमेशन. So in this particular video I have explained just about the basic concept of the amalgamation, absorption, external reconstruction, and the basic video about the purchase consideration. मेरा जो बाकी का नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द डिटेल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी. इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी, ये सेलिंग कंपनी के बुक में तुमको क्या एंट्रीज रिकॉर्ड करने का है और परचेजिंग कंपनी के बुक में क्या एंट्री रिकॉर्ड करने का है. So I hope this video will helpful for you for your studies. If you like this video, please subscribe to our channel Mensa Commerce Classes. Till then, goodbye. Thank you.